Recording in progress. अब जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था उसको केवल QMM एडवांस लेवल का बचा, मेन लेवल का तो मैंने सब करा, तो वो अभी रोक देते हैं। अभी आपका पीरियोडिक क्लास में चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे पहले थोड़ा वो टॉपिक निपटा रहे हैं, मेन में आ रहे हैं। अभी पढ़ा नहीं ना पीरियोडिक, थ्योरेटिकल चैप्टर रटने वाला थोड़ा सा समझ। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला तो होता है हिस्ट्री, हाँ इनऑर्गेनिक का मैंने मैसेज किया, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, पुराना इतिहास। आप जैसी पीरियोडिक टेबल आज देखते हो शुरू से वैसे थोड़ी, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बनाई। तो वो जैसे अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना, पहले उसने मॉडल दिया थॉमसन ने, वो गलत हो गया, फिर रदरफोर्ड ने दिया, फिर इसने दिया, तो वैसी कहानी इसमें। और दूसरा पार्ट इस चैप्टर का होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है? ये एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम चलने पर एक रेगुलर ऑर्डर में घटती है या बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम चलने पर पीरियोडिक टेबल में रेगुलर ऑर्डर में तो घटेंगी या बढ़ेंगी। ऐसी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की कहलाती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक नहीं होती, कुछ होती। उनमें से हमें क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो है एटॉमिक रेडियस, यानी रेडियस कब घटेगी कब बढ़ेगी। आयनिक रेडियस, आयन की रेडियस कब घटेगी कब बढ़ेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसको हम मेटेलिक कैरेक्टर भी कहते हैं। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं। फिर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या उसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। ये 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसके अलावा 2 और पढ़ाता हूं। एक वैलेंसी के बारे में जानकारी और एक एसिडिक बेसिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि हमारे काम आएगा। तो यहां में 2 एक्स्ट्रा और पढ़ूंगा, है ना। एनसीईआरटी में तो 6 ही है, अपने मॉड्यूल्स में 6 दी होती हैं, लेकिन आप 2 और पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल हम नहीं पढ़ेंगे, उस लेवल पे है 11th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए, तो आपको नोट्स में दूंगा इसके, तो आपको एक बार रीड आउट कर लें। चर्चा अपन भी करने वाले। सबसे पहले, अच्छा सबसे बड़ी बात की हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते। अच्छा उससे भी पहले थोड़ा मेरी इंग्लिश कमजोर है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? वेरी गुड। एक जैसी चीजों को एक साथ रखना और अलग चीजों को अलग करना, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। भाई जैसे आप लोग बैठे, मुझे आप लोगों को क्लासिफिकेशन करना है। अच्छा क्लासिफिकेशन करने के लिए हमेशा कोई बेसिस होना चाहिए, किसी आधार पे करना। जैसे आप लोगों को क्लासिफिकेशन करना है तो मेरे पास एक रास्ता है,
कि मैं आपके नाम के पहले अक्षर, पहले अल्फाबेट के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकता हूं। जैसे आप जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है वो यहां आ जाए, जिनका बी से शुरू हो रहा है वहां खड़े हो जाए, जिनका सी से वो वहां, डी वाले इधर, ई वाले इधर, एफ वाले इधर। दिस इज द क्लासिफिकेशन। मैंने क्या सिमिलैरिटी पकड़ी? अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द नेम, यानी कुछ सिमिलैरिटी पकड़नी। या जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं, बॉयज एक तरफ हो जाएं, गर्ल्स एक तरफ, सिंपल। अब वो बेस बदल गया, आप ही लोगों के क्लासिफिकेशन अलग बेसिस पे करते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिस लेके क्लासिफाई किए गए थे एलिमेंट्स को। सर क्यों करते हैं, क्या फायदा? बेमतलब के नोटन मत करो क्लासिफिकेशन। फायदा ये होता है कि शुरू में तो 2, 4, 5, 10, 15 एलिमेंट बताते साइंटिस्ट को, धीरे धीरे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती जा रही, और अब तो कितने हो गए भाई? 118। हर एक एलिमेंट को अलग अलग पढ़ना, उसकी रिएक्शंस याद करना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करना, फिर वो कौन से कंपाउंड बनाएगा, फिर उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज याद करना। बाबा बन जाओ, कठिन काम है। क्लासिफाई करने से फायदा क्या है? हम एक जैसे एलिमेंट्स को एक साथ रख लेते हैं, तो हमें उस ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज याद नहीं करनी, एक की कर लेंगे, बाकी सबकी वैसे। काम आसान। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, 4 ब्लॉक बने, इधर लंबी वाली 2 लाइन है, लेफ्ट हैंड को एस ब्लॉक, बीच का जो हिस्सा है वो डी कहलाता है, राइट हैंड साइड का जो पी कहलाता है, नीचे अलग से जो रखी है 2 लाइन वो एफ ब्लॉक कहलाता है। अब डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट है, 40, तो मुझे सबकी प्रॉपर्टी याद नहीं करनी, एक की कर लूंगा, बाकी 40 की बेस में लगभग 90% से काम, थोड़ी बहुत अलग होंगी तो काम मेरा काफी कम है, 40 का काम 100। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? वो ये है कि एलिमेंट्स की स्टडी और कंपैरिजन आसान हो जाता है। एलिमेंट्स की स्टडी और कंपैरिजन आसान, ये फायदा है हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई। शुरू में 2, 4, 10 एलिमेंट पता थे तो उनको अलग अलग प्रयास किए गए। जैसे सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट आए थे डॉबेरिनर, लिखना नहीं है, लिखना कुछ नहीं, ये मैं लिखा हुआ ये वाला पार्ट है ना। डॉबेरिनर ने ये कहा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करें, तो उन्हें कोई बेसिस चाहिए। अगर मेरे को बेसिस, तो उन्होंने क्या बेसिस बनाया? उन्होंने कहा एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 13। तो उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप बनाए जिनमें एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिखा गया तो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। तो उन्होंने कहा जो 3 एलिमेंट इस शर्त को फॉलो कर रहे हैं कि पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले के बराबर आ रहा हो, तो उन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सेम। आप जानते हैं लिथियम मेटल है, सोडियम भी मेटल, पोटेशियम भी मेटल है। लिथियम की पानी से रिएक्शन कराओ, LiOH बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम की पानी से रिएक्शन कराओ, NaOH बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। पोटेशियम के पानी से रिएक्शन कराओ, KOH बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और आग लग जाती है पानी में डालने के। सिमिलर प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा जो भी एलिमेंट्स 3 इन शर्त को पूरा करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर। एक ट्रायड उन्होंने ये बनाया था और एक बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका इसका एटॉमिक मास 35.5। ऐसे क्लोरीन 2 तरह का होता है, 37 वाला है, 35 वाला। हाँ, क्लोरीन 35.5 होते नहीं, वो तो एवरेज है उनके एटॉमिक मास। 2 आइसोटोप होते हैं उसके, 35 37। ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो लगभग इसका बीच में एवरेज आता है, 80 के आसपास आता है। वो चीज ने करके तो 2 ट्रायड बनाए। बस इतनी बात ध्यान रखनी, हु मेड द ट्रायड? आंसर डॉबेरिनर।
कौन कौन से एलिमेंट के लिए थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दो ट्राइड याद के लिए काम हो गया और कुछ नहीं। इनकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, सब हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब नॉन मेटल हैं, सबकी वैलेंसी 1 है, इस तरह से। अब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए धीरे धीरे। तो फिर एक साइंटिस्ट है लॉथर मेयर। लॉथर मेयर, इनने ग्राफ यानी कर्व बनाया, लॉथर मेयर्स कर्व कहलाता है। अब कर्व या ग्राफ हमेशा दो चीजों के बीच में बनता है जिनमें रिलेशन हो कोई। तो इनने क्या किया, एक एक्सिस पे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और दूसरे एक्सिस पे उन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई सी भी। वैसे एटॉमिक वॉल्यूम का ज्यादा चलता है पेपर में तो पता। तो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ। आप कहेंगे सर डॉबरिंजर ने भी एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था एलिमेंट, ये भी एटॉमिक मास के साथ ग्राफ बना रहे हैं, एटॉमिक नंबर के साथ क्यों नहीं कर रहे ये लोग? उस टाइम तक एटॉमिक नंबर डिस्कवरी नहीं हुआ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अरे उस दुनिया, ये सन 1700-1600 की बातें बता रहा हूं मैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए सन 1896-97, नहीं पता 1900 आ गया था जब, 125 साल पहले डिस्कवर हुआ। ये मैं बता रहा हूँ 300 साल पुरानी बात है। ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम किसी को कुछ पता ही नहीं था। मास यानी वजन तो आदमी तोलना जानता है, मास के बारे में जानते थे तो मास के हिसाब से बताते रहते थे चीजों। तो इनने जब ग्राफ बनाए एलिमेंट्स के, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ता है वॉल्यूम के, तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक रेगुलर ऑर्डर में डिक्रीज होती हैं, फिर एकदम से इंक्रीज हो जाती हैं, फिर डिक्रीज होती हैं, फिर इंक्रीज हो जाती हैं, ऐसा ऑर्डर चलता है, इंक्रीज डिक्रीज चलता है। जब कोई चीज कम होते बढ़ जाए, फिर कम होते बढ़ जाए, मतलब रिपीट हो। जैसे फैन, वॉल फैन घूम रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आना शुरू हो जाता है, या पेंडुलम ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ जाता है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ जाता है। तो ऐसे मूवमेंट को हम पीरियोडिक मूवमेंट कहते हैं। पीरियोडिक जो एक निश्चित पीरियड के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद, समय के बाद रिपीट। तो उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास के साथ साथ पीरियोडिकली चेंज होती हैं। एक बात, पीरियोडिकली मतलब अंतराल के बाद रिपीट होती है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि इन ग्राफ में जिन एलिमेंट्स की पोजीशन सिमिलर होगी, जिन एलिमेंट्स की पोजीशन सिमिलर होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। तो इस बात का क्या मतलब है? यहां टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो इधर वाले टॉप वाले एलिमेंट्स के कैसा होगा? सिमिलर। ऐसी बॉटम वाला एलिमेंट बॉटम वाले से, टॉप से सेकंड नंबर वाला टॉप से सेकंड नंबर वाले से मैच करेगा। ऐसा टॉप टॉप वाले एक जैसे, बॉटम बॉटम वाले एक जैसे, इस तरह की बात हमने करी। क्लियर? ठीक है, ग्राफ बनाए, अच्छी बात। यहां टॉप पे एल्कली मेटल्स और बॉटम में डी ब्लॉक की मेटल। डी ब्लॉक की मेटल मतलब ट्रांजिशन। तो ये थोड़ा सा रट लेना, आपको नोट्स में दूंगा कौन कहा था। शायद ही क्वेश्चन एडवांस में तो कभी नहीं आता ये सब, जी मेरे में बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाएगा भूला भटका, तो एक बार पढ़ लेना, नजर डाल। फिर एक और साइंटिस्ट आए, डी शैंकर टॉयस। ये तो फिर नाम ही नहीं सुना होगा आपने, डी शैंकर टॉयस। इनने सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाया, ये शायद आपकी शीट में भी नहीं दिया होगा, अपन सब पढ़ा देते हैं। सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल जिसको टेल्यूरिक हेलिक्स भी कहा जाता है। मतलब इनने एलिमेंट्स में से स्पाइरल वे में अरेंज किया। ये स्पाइरल वे को टेल्यूरिक हेलिक्स कहा जाता है। स्पाइरल मतलब हेलिक्स, ग्रीक लैंग्वेज। अच्छा, ये स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, आप स्प्रिंग के आसपास कागज लपेट दो, सिलेंडर बन जाएगा। एलिमेंट सिलिंड्रिकल वे में अरेंज किए थे, सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। क्वेश्चन से कितना आता है पेपर में, सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल या टेल्यूरिक हेलिक्स किसने बनाया? डी शैंकर। दैट्स ऑल।
फालतू की चीजें। अब आए एक और साइंटिस्ट, उनका नाम था न्यूलैंड। उन्हें दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब थोड़ा सा जो गलती करते हैं हम लोग, ये लिखा है ऑक्टेट और ये लिखा है ऑक्टेव, दोनों अलग बात। अंग्रेजी अच्छी है। ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्टेव का मतलब 8 नहीं, ऑक्टेव का मतलब 7। वर्ड में तो 8 आ रहा है, नहीं 7। एक्चुअली ऑक्टेव का मतलब 7 भी नहीं, ऑक्टेव का मतलब होता है सरगम। हिंदी में जैसे सरगम कहते हैं उसको अंग्रेजी में ऑक्टेव कहा जाता है, म्यूजिकल ऑक्टेव, संगीत की सरगम। सरगम में कितने सुर? तो इनने कहा था जिस प्रकार सरगम में यानी ऑक्टेव में 8वां सुर पहले के जैसा होता है, 8 तुम्हारा ऑक्ट तुम्हारा बता, 8वां सुर पहले के जैसा होता है, ऐसे ही अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले से मैच करें। सरगम में होता है ना सा रे गा मा पा, 5 हो गए, धा नी और फिर से सा, 8वां सुर पहले जैसा आ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले जैसे होंगी। जैसे अगर आप देखें तो लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, फ्लोरीन के बाद नियोन, उसके बाद सोडियम 22। सर आप नियोन लिखना भूल गए, इनके जमाने में डिस्कवरी नहीं हुई थी बाबूजी। फिर वही बात में 300 साल पुरानी कहानी, इतिहास है नहीं नियोन, अभी अपने को पता है, पर उनके जमाने में इसके बाद सोडियम ही पता। अब अगर आप देखो तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां और ये 8। ये इसलिए बच गया बेटा क्योंकि उस टाइम नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुई, वरना इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं नो नेम देना पड़ता है, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो पहला और 8वां एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। अभी समझा, लिथियम सोडियम दोनों मेटल हैं, दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये काम इनने बोला। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्वेश्चन बेटा सिर्फ इतना आएगा लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया? न्यूलैंड, और कुछ नहीं। मैं तो फिर भी इस पर समय खर्च कर रहा हूं, बता रहा हूं। इन सब के बाद आया असलियत, मेंडली। उसने प्रॉपर टेबल बनाई, उसके जमाने तक लगभग 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, काफी है 63। तो ने एलिमेंट्स को टेबल फॉर्म में अरेंज किया। ऐसे वर्टिकल कॉलम थे उसमें, इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा गया 1 2 3 5 6 7 और 8। 8 वर्टिकल ग्रुप। हर एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ए बी ए बी ए बी, ऐसा करके 2 सब ग्रुप बनाए गए। एट वाले को 2 सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया, इसमें सब ग्रुप नहीं। फर्स्ट ए फर्स्ट, सेकंड ए सेकंड। अब जैसे यहां लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम, फ्रांसियम उस टाइम डिस्कवर हुई। हाइड्रोजन भी यहां कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ऐसा। एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स के 3 ट्रायड, 3 एलिमेंट फिर उसके नीचे 3 फिर उसके नीचे, ऐसे 3-3 एलिमेंट्स के 3 ट्रायड, 3-3 एलिमेंट के 3, मतलब टोटल 9 एलिमेंट। ऐसे ए और बी में डिवाइडेड।
फिर हॉरिजॉन्टल रोज थी इसमें, वर्टिकल कॉलम कितने बोले मैंने 8, हॉरिजॉन्टल रोज थे 6, 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल रोज। उस टाइम जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो उसमें वो रेडियोएक्टिव वाले अभी नहीं थे जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, तो नीचे और एक नहीं पड़ी। अब बाद में फ्यूचर में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, इनके टाइम पे भी नोबल गैसेस हुई, तो उसमें एक ग्रुप बाद में अलग से जोड़ दिया, उसको कहा गया जीरो ग्रुप। इसमें क्या रखी गई? नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और बाद फ्यूचर में इनके मरने के बहुत बाद की बात। ठीक है, फिर नीचे और एक लाइन भी जोड़नी पड़ी थी, 7वां पीरियड भी बनाना पड़ा था, नए एलिमेंट डिस्कवर उनके लिए। मतलब मॉडर्न स्टाइल में इसको बनाओ, नए नए एलिमेंट को रखो तो ऐसे रखो। अब इनकी टेबल की एक स्पेशलिटी थी कि इनने ये टेबल में एटॉमिक मास के बेसिस पर ही बनाई और उन्हें लॉ भी दिया था जिसे हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, उन्होंने कहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses. Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. Periodic function, function समझते हो आप लोग तो मैथ वाले? क्या है समझा? फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी पढ़ते हो ना पूरे चैप्टर में, क्या होता है फंक्शन? हाँ सही जा रहे हो? किसी एक टर्म को दूसरे के टर्म में मतलब कन्वर्ट करना, बदलना, बताना, बिल्कुल सही बात। मोर करेक्टली, जब कोई चीज, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर, y इज द फंक्शन ऑफ x, कहने का मतलब है y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर। फंक्शन का एक सिंपल वर्ड है डिपेंड, सिंपल लैंग्वेज पर समझे। तो इन्हें बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास। और उन्होंने फंक्शन के साथ एक वर्ड लगाया था पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब रिपीट भी होती है, ऐसे नहीं बढ़ती जा रही तो बढ़ती जा रही, इंटरवल के बाद रिपीट भी। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहलाता है, जो उसकी पीरियोडिक टेबल। यानी इसने भी किसको पकड़ा था? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जानते नहीं तो लोग अभी तक, तो यहाँ एटॉमिक मास की बात है। लेकिन इसके टेबल के सक्सेसफुल होने के पीछे रीजन क्या था कि ये खाली एटॉमिक मास के बेसिस पे आंख बंद करके एलिमेंट्स को अरेंज नहीं करता, वो ये भी देखता था कि इनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही कि नहीं। वो एक के नीचे एक एलिमेंट्स तभी रखता था, या उन्हीं एलिमेंट्स को एक के नीचे रखता था जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही हो? मैच हो रही। ये अपने को दिमाग में रखता, प्रॉपर्टीज मैच हो रही तभी वो एक के नीचे करता है, ये उसके दिमाग। तो इस चक्कर में क्या होता था, कई जगह खाली छूट गया। जैसे फोर्थ ग्रुप में यहाँ कार्बन है, यहाँ सिलिकॉन है, इसके नीचे का एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ। यहाँ नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो आर्सेनिक को यहाँ आना चाहिए था, पर आर्सेनिक की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच नहीं होती थी, तो उसने आर्सेनिक को थोड़ा आगे खिसका दिया, यहाँ रख के देखा ऐसे प्रॉपर्टीज भी मैच हो रही थी, सिलिकॉन के नीचे की जगह खाली छूट गई। इसका मतलब तो उसने क्या किया था कि ये बोला था कि ये जो खाली जगह छोड़ी है भाई साहब, ये इसलिए छोड़ी है कि अभी यहाँ पर जो एलिमेंट आना चाहिए वो आप लोग डिस्कवर ही नहीं कर पाए। आप साइंटिस्ट लोग जब करोगे तो रख देना, देखो मैंने तो खाली जगह भी छोड़ी। एक काम, दूसरा काम उसने और क्या किया, इस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी समझा। प्रॉपर्टीज क्या समझे भाई? सीधी सी बात है, उसने कहा कि सिलिकॉन के नीचे का एलिमेंट तो इसकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से मैच करेंगे। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जितने एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगे। ग्रुप बदल लोगे प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करती है, क्यों? क्योंकि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज दो फैक्टर पे डिपेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयनिक रेडियस। इनमें से एक भी चीज सिमिलर आ रही है तो प्रॉपर्टीज में क्या आएगी? सिमिलरिटीज आएगी। ऊपर से सेम कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है तो प्रॉपर्टीज सेम। तो उसने कहा यहाँ जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी, तो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी तो उस नए एलिमेंट को ढूंढना भी कैसा हो जाएगा? आसान। अरे उसने तो नाम भी रख दिया,
उसने कहा था यहाँ जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है उसका नाम है एका सिलिकन। एका सिलिकन, एका संस्कृत का शब्द, संस्कृत की बहुत दुनिया में वैल्यू थी पहले, ज्यादातर डिस्कवरी जर्मन साइंटिस्ट ने की और जर्मन लोग संस्कृत बहुत पढ़ते। हाँ, इंडिया से लेकर जर्मन, सॉरी संस्कृत में एका का मतलब होता है उसके जैसा, एक जैसा, सिमिलर। एका सिलिकन मतलब सिलिकन के जैसा, सिलिकन का सिमिलर। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, वो बोलते हैं जिसको मेंडलीफ ने एका सिलिकन कहा था उसे आज क्या कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए बेटा, आज की टेबल में सिलिकन के नीचे कौन है? जर्मेनियम। तो जो पुराने जमाने में एका सिलिकन कहा गया था उसका आज का नाम क्या है? जर्मेनियम। ऐसे मान लो हेलोजन आप जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेट। अब यहां वाले एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा? एका क्लोरीन, क्लोरीन के जैसा। अब आज की डेट में कौन है? ब्रोमीन। टेबल थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेगी, हम करवा भी देंगे आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन ये कर सकते हैं। मेंडलीफ की टेबल हो गई, लेकिन इसमें कई ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक, हाइड्रोजन को जगह निश्चित नहीं थी, कभी यहां रख सकता था, वो यहां भी रख सकता था, यहां भी रख सकता था, वो आज भी नहीं। हाइड्रोजन का प्लेस अभी फिक्स नहीं। हाइड्रोजन जब से शुरू होगा ना तो उसमें सिमिलैरिटीज बता रहे होंगे आप, एल्कली मेटल से भी और हाइड्रोजन से भी। उस चक्कर में आज भी नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में रख दिए। ऐसा कैसे कर दिया? ये देखो, ये कॉपर और पोटेशियम एक ही ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में। अरे सर सब ग्रुप तो अलग है, उससे क्या मतलब है? ग्रुप तो सेम है ना। और रूल क्या होता है? अलग एलिमेंट्स का, अलग प्रॉपर्टीज एलिमेंट का ग्रुप अलग होना चाहिए। सब ग्रुप नहीं, पूरा ग्रुप ही अलग होना चाहिए। इनने एक ही ग्रुप में रख दिए थे सिमिलर डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले। डिफरेंट कैसे? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल्स। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं है, तो आपने नॉन रिएक्टिव चीज को रख दिया इसके साथ। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को आपको याद रखना, क्वाइनेज मेटल के। क्वाइन मतलब सिक्के, इनसे सिक्के बनते थे पुराने जमाने में। आजकल तो कागज के नोट चलते हैं, पहले क्वाइन चलते थे तो इनकी बनती। क्यों इन्हीं के सिक्के क्यों बनते थे? क्योंकि ये इनर्ट है, तो सिक्का रखे रखे खराब नहीं हो। सोचो जरा, इमेजिन करो, आप सोने का सिक्का जेब में डाले घूम रहे हो, बारिश आ गई, तो नुकसान पहुंचेगा नहीं? सोने पे क्या असर पड़ना है? दूसरा केस, सोडियम का सिक्का जेब में डालते बस कार्यक्रम हो जाएगा तुम्हारा, कार्यक्रम क्रियाक्रम सब हो जाएगा। बारिश आ गई तो आपने हाईली रिएक्टिव चीज को नॉन रिएक्टिव के साथ रखा, गलत। तीसरा ड्रॉबैक, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड जो अपन जानते हैं, सुनते हैं, उनका इसमें कोई प्लेस नहीं था। चौथा ड्रॉबैक, कई जगहों पे हैवियर एलिमेंट्स को लाइटर से पहले रखते। एटॉमिक मास के ऑर्डर में बनी है ना, हल्का पहले भारी बाद में आना चाहिए। तो जैसे कोबाल्ट को निकल से पहले रखते, प्रॉपर्टीज के चक्कर, इनके मास में अंतर होता है। इसका शायद 58.7 होता है, इसका 58.9 होता है, थोड़ा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। सॉरी 58.9 इसका, 7 इसका। मतलब भारी पहले रख दिया, हल्का वाला कैसे कर दिया बाद में। अभी तो राउंड फिगर में 59 ले सकते हैं अपन, देते हैं, ठीक है ना। तो ये चक्कर है। फिर ये क्या चक्कर है भाई, ये क्यों गड़बड़ करी? सारे ग्रुप्स को आपने ए और बी में डिवाइड किया, इसने क्यों नहीं किया? इसने क्या बिगाड़ा था आपका? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे, तो कुछ छोटे मोटे ड्रॉबैक्स। अच्छा, मेंडलीफ टेबल के फायदे भी हुए हैं, खाली ड्रॉबैक्स ही नहीं। एक तो एलिमेंट को क्लास में बहुत अच्छा किया, तो उनको स्टडी करना, पढ़ना, लिखना, समझना आसान हो गया, प्रॉपर्टीज कंपेयर करना आसान हो गया। दूसरे, नए एलिमेंट्स के बारे में जानकारी भी दी, तो उन्हें डिस्कवर करना हेल्प मिलेगी, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी में हेल्प मिलेगी। बाकी इस टेबल से कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास करेक्ट भी किए, जैसे बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले साइंटिस्ट लोग 13.5 मानते, क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 मानते। उनने करेक्ट करके बताया नहीं, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि मैग्नीशियम 2 पर आता है, मैग्नीशियम वैलेंसी 2 होती है, इसलिए बेरिलियम की भी 2 होनी चाहिए। उससे फिर करेक्ट किया तो उसका मास 9 आया। ये थोड़े बहुत उसके फायदे, ठीक है। ये तो हो गया पुराना इतिहास, जो सब दुनिया किस पे चल रही थी, एटॉमिक मास। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई,
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे होती है? कैथोड रे से, है ना? पक्का ना? पढ़ाया मैंने भाई, अभी एटॉमिक स्टेज में पढ़ाया। अच्छा, कैथोड रेस को अगर आप हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट पे फेंक के मारें तो क्या होता है? एक्सरे डेवलप होती है, यही पढ़ा है। एनोड रे से नहीं होती है एक्सरे, फिर कैथोड रे से, ये अपनी चर्चा होती है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोस्ले, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एक्सरे के साथ। ये उन्होंने टंगस्टन W, इसका मेटल का प्लेट लिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है टंगस्टन, और उस पर कैथोड रे फेंक के मारा। तो कैथोड रे वहीं खत्म हो गई और क्या डेवलप हो गई? एक्सरे। एक्सरे एक तरह की लाइट है, कैथोड रे लाइट नहीं है। कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन है, चलने वाले इलेक्ट्रॉन, हवा में उड़ने वाले इलेक्ट्रॉन, वो कैथोड रे है। तार में चलने वाले इलेक्ट्रॉन को आप करंट कहते हैं, हवा में उड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? कैथोड रेस। ये इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये इस मेटल की प्लेट में रुक जाते हैं, वहीं सोख लिए जाते हैं। सिर्फ क्या निकलती है फिर? एनर्जी। भाई चल रहे थे ना बेटा, उनमें काइनेटिक एनर्जी थी, अब यहां आके रुक गए तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। गलत। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो, एक्सरे की फॉर्म में बाहर। समझ गए बात? इस एक्सरे की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी हो, कुछ ना कुछ वेवलेंथ हो। मान लीजिए एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है 100 सेकेंड इनवर्स, फ्रीक्वेंसी यूनिट सेकेंड इनवर्स साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। अब एक दिन और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने टंगस्टन की जगह लगा दिया इरिडियम। इरिडियम का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इरिडियम मेटल। इस पे कैथोड रे फेंक के मारी, बिल्कुल ऐसी वाली कैथोड, एक्सरे बनी। लेकिन अब की बार एक्सरे की फ्रीक्वेंसी 100 नहीं आई, 150 आई, मतलब कुछ अलग है। तो उनके ये समझ में आया कि आप टारगेट मेटल बदल दो, टारगेट मेटल जिस पे आप कैथोड रे मार रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, थोड़ी देर बाद उनके दिमाग में खुराफात। उन्होंने अगर टारगेट मेटल बदलने से फ्रीक्वेंसी बदल रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्यों बदल रही है? मैंने मेटल बदली तो क्या चेंज हुआ? तो उनके दिमाग में आया मास चेंज हुआ। टंगस्टन का एटॉमिक मास कुछ और होता है बेटा, इरिडियम का कुछ और होता है। अच्छा, उस समय तक एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर हो गया। तो उन्होंने कहा था एटॉमिक नंबर भी तो चेंज हुआ, दोनों मेटल अलग अलग। उन्होंने कहा एटॉमिक नंबर भी चेंज हुआ है, एटॉमिक मास भी चेंज हुआ है, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में किसकी वजह से बदली है यार? ये तो समझ नहीं आता। पुराने साइंटिस्ट तो सब क्या कहते आ रहे थे? एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। तो भी सोच रहे थे एटॉमिक मास बदल गया, इसमें हो रहा होगा। तो उनके दिमाग में खराब हुआ। तो उन्होंने एक काम कर, मैं आइसोटोप जानते हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास, वो लेकर देखता हूं। यहां मैंने दोनों बार टंगस्टन ले, पहले टंगस्टन एटॉमिक मास 200 है तो बाद में 203 वाला ले लिया। इस तरह से कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूं, घटना नहीं है, वैल्यू सही नहीं है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम। तो उन्होंने कहा एटॉमिक मास बदल रहा है, और दुनिया भर के साइंटिस्ट क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। मैंने मास बदल दिया, नंबर सेम रखा है। नंबर मान लीजिए इसका 72, इसका भी 72 मान लीजिए, ऐसे बदल दिया, नंबर नहीं बदला, मास बदला। और अगर प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है तो फ्रीक्वेंसी भी बदलनी चाहिए, यानी यहाँ 100 150 आनी चाहिए। चमत्कार, दोनों बार फ्रीक्वेंसी 100 है। जी का चक्कर, मास तो बदल लिया, अब फ्रीक्वेंसी 100 तुम्हारी बदलनी चाहिए। 100 नहीं, 101 हो, 99 हो, कुछ तो नहीं बदल। उनके समझ आ रहा है मैंने एटॉमिक नंबर नहीं बदला, एटॉमिक नंबर वही चल रहा है, नहीं फ्रीक्वेंसी उतनी आ रही। तो फिर उन्होंने आइसो बार लेकर क्रॉस चेक किया। आइसो बार जानते हैं? मास सेम, नंबर अलग। 200, यहां पर भी 200, पर यहाँ एलिमेंट का नाम बदल जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल रहा है। मतलब टंगस्टन की जगह हमने प्लैटिनम लिया, एटॉमिक नंबर मान लीजिए 77, प्लैटिनम लिया, मास 200 वाले लिया,
ऐसा आइसो बार है। अब करके देखा, अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, अब 100 की जगह 150 वाली। तो समझ गया, उन्होंने कहा भाई साहब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती है, नंबर पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसके बदलने से फ्रीक्वेंसी चेंज। यहां से पूरी दुनिया चेंज हो गई। इन्होंने एक लॉ दिया, यानी मेंडलीव के लॉ को कैंसिल करके नया लॉ दिया, जिसको अपन कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किसने दिया? मोस्ले। क्या कहता है ये? फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic numbers, उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इसके बाद मोस्ले ने और नील्स बोर मॉडल वाले, इन लोगों ने मिलकर फिर एलिमेंट्स को दोबारा अरेंज किया। अब की बात एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और नई पीरियोडिक टेबल बनाई, जैसे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हो या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग तो पिछली वाली से लंबी, मेंडली से ज्यादा लंबी, लॉन्ग कौन सा? किसने बनाई? मोस्ले और नील्स बोर वगैरह ने मिलकर बनाई। इनने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उनने एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो बन रही है और एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में रिलेशन भी निकाला। ये था रूट न्यूज का टू ए इंटू जेड माइनस। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसको न्यूमेरिकल्स किया। अच्छा, ब्रैकेट खोलेंगे तो कैसा हो जाएगा? ए जेड माइनस ए बी अंडर रूट न्यू। दुनिया में जहां भी फार्मूला होता है तो उसका ग्राफ भी बनता है। तो यहां इसका ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c से मैच हो रहा है। देख लो यार, ये मुझे लग रहा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा इसका ग्राफ। y एक्सिस पे रूट न्यू लूंगा मैं, x एक्सिस पे z यानी एटॉमिक नंबर। x z से मैच कर रहा है, ये y से। इंटरसेप्ट यानी c, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? यानी ग्राफ ऊपर से नहीं नीचे से शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन ऐसे। ये इसका इंटरसेप्ट है जो माइनस ए बी के बराबर है, और इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप m, ये पॉजिटिव है स्लोप, इसलिए ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो उसकी स्लोप किसके बराबर है? a के बराबर। आपको पेपर में स्लोप बता देते हैं कि साहब 30 डिग्री है या 20 डिग्री है, जो भी कुछ है। इंटरसेप्ट बता देते हैं -2 है, -1 है, -3 है, और कहते हैं ए और बी की वैल्यू निकाल। ए और बी कोई कांस्टेंट्स है, ये वंडरवाल्स कांस्टेंट ए और बी नहीं है, ऐसे कुछ भी ए और बी कांस्टेंट्स में तो आप इजीली कर सकते हैं। tan थीटा लगाओगे, थीटा आपको दिया रहेगा एंगल, तो आपका ए निकल जाएगा। इंटरसेप्ट दिया रहेगा, उसको -ab के बराबर करोगे, ए की वैल्यू यहां से निकाल के पहले ही यहां रखोगे तो बी निकल जाएगा। करके तो नहीं दिखाऊं, समझो। ये थोड़ा सा आप लिख लीजिए, मैं चाहता तो थोड़ा बहुत मैं लिखवा दूंगा काम का। मोस्ले का एक्सपेरिमेंट।
इन सब के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। टेबल ड्रॉ नहीं करनी है और मुझे कुछ बताना है, इसलिए मैं आपको ड्रॉ कर सकती हूँ। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये इसकी मेन बॉडी है और इस मेन बॉडी के नीचे दो रोज है, दो लाइनें हैं एलिमेंट्स की। इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट की दो लाइंस। इनमें ऊपर वाली लाइन को अपन लेंथनॉइड कहते हैं और नीचे वाली लाइन को हम एक्टिनॉइड्स, इन एलिमेंट्स के नाम। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये वर्टिकल कॉलम ग्रुप कहलाता है। इसमें 18 ग्रुप्स, 1 2 13 14 15 16 17 18। 1 2 का 13, बाकी यहाँ है नीचे।
ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 ग्रुप। ये बिना ग्रुप के हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल ये जो कॉलम इनको अपन ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को अपन पीरियड। तो पीरियड कितने हैं इसमें? 7 पीरियड्स है। इसमें पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, ये जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, इसको एस ब्लॉक कहते हैं। ये पूरा कहलाता है डी ब्लॉक। एस के बाद डी, ये कहलाता है पी ब्लॉक। और ये नीचे अलग से जो लेंथेनाइट एक्टिनाइट निकाल के रख दिए, इनको एफ ब्लॉक कहते हैं। इनको ये ब्लॉक क्यों कहते हैं? तो लोग बात पढ़ते हैं, आपको याद भी होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर, है ना? अभी मैंने आपको बोला भी। लेकिन आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बेस्ड है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बेस्ड है। याद करो, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 4 ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, एसपीडीएल। इसमें भी 4 ब्लॉक हैं, एसपीडीएल। अब आगे 118 तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनके लिए जी की भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाते हैं? 2। आप देखो एस ब्लॉक में 2 ही कॉलम। पी में जाते थे 6। पी में देखो 6 कॉलम दिख रहे होंगे, 13 से 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6। डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाते थे, डी में आपको 10 कॉलम दिखे। और एफ में 14, देखो 14 एलिमेंट्स जो है, पूरी उसी पे बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एस ब्लॉक में उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट में एस लिखा आए, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में एंटर। पी ब्लॉक लास्ट में पी आए, डी ब्लॉक लास्ट में डी आए, एफ ब्लॉक लास्ट में एफ। इसमें 2 एलिमेंट्स की पोजीशन अभी भी गड़बड़ है, हाइड्रोजन की और हीलियम की। हाइड्रोजन की तो पता है, आप कह रहे थे फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हैं, 17 में रखते हैं। हीलियम की गड़बड़ क्या? हीलियम का कन्वर्जन 1s2 होता है, यानी एस में इलेक्ट्रॉन गया, इसको कायदे से यहां होना चाहिए, हाइड्रोजन के बगल से बेरिलियम के ऊपर। कहां रखा है तुमने? यहाँ, प्रॉपर्टीज के चक्कर पी ब्लॉक में रखा है, तो उसकी लोकेशन भी गलत है। क्या हाइड्रोजन रखे जाते हैं पूरे इंडिया के बीच? पेपर में क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, which of the 2 elements are, या which of the following elements is are placed wrongly in the periodic table? हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब एक ही आंसर है, तो देखो ना इस क्वेश्चन की लाइन में देखो, which element is wrongly placed in periodic table? बच्चे हाइड्रोजन टिक करके आते हैं, नहीं, हाइड्रोजन wrongly placed नहीं, हाइड्रोजन तो सही जगह प्लेस्ड है एस में। wrongly placed एलिमेंट तो हीलियम है एस का, पी में रख दिया, ध्यान रखना। अब यहाँ हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ आपके बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडियम। यहाँ हमारे डी ब्लॉक में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। आपको कम से कम इतनी पीरियोडिक टेबल तो याद होनी चाहिए, भाई पूरी हो जाए तो वेल एंड गुड। स्कैंडियम के नीचे इट्रियम, इट्रियम के नीचे लैंथेनम, इसके नीचे एक्टिनियम, टाइटेनियम के नीचे जर्कोनियम, जर्कोनियम के नीचे हाफनियम, इसके नीचे रदरफोर्डियम, वैनेडियम के नीचे नोबियम, इसके नीचे टैंटेलम, और इसके नीचे 105 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, और 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर जिन एलिमेंट का होता है उनके IUPAC नेम दिए जाते हैं, वो भी सिखाऊंगा।
उसका आईयूपीएसी नेम UNP होता है, अब वो मैं लिख नहीं रहा। फिर क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम और रीनियम, आयरन के नीचे रूथेनियम और ऑस्मियम, कोबाल्ट के नीचे रोडियम और इरिडियम, निकल के नीचे पैलेडियम और प्लैटिनम, कॉपर के नीचे तो याद है सिल्वर और गोल्ड, जिंक के नीचे कैडमियम और मर्क्यूरी। बाकी यहाँ आईयूपीएसी नेम भरेगा। अब एक पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनी है। जैसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है तो कैल्शियम का 20 है, स्कैंडियम का 21, 22, 23, 24, 25 1 करके बढ़ रहा है एटॉमिक। ऐसे यहां पर भी रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, इसका 38, इसका 39, 40, 41 एंड सो ऑन। यहां पे सीजियम का 55, 56, लैंथेनम का 57, लेकिन ये हाफनियम का 58 नहीं होता, सीधे 72 होता है। तो यहां पर 58 से लेकर 72 तक 14 यानी 14 एलिमेंट्स का गोलमाल है। तो वो कहां करेंगे? तो यहां लगा दिया गया ऐसा स्टार, और वो स्टार लगा के एलिमेंट यहां रख। यहां जो 1 नंबर लिखा है यहां पे आपका एलिमेंट होता है एटॉमिक नंबर 58 वाला, जिसका नाम है सीरियम। और यहाँ 40 नंबर जो लिखा हुआ एलिमेंट होता है एटॉमिक नंबर 71 वाला, जिसका नाम होता है लुटीशियम। तो सीरियम से लेकर लुटीशियम तक के जो एलिमेंट है इनको पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी में जगह नहीं दी गई है, अलग रख दिया गया। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ जगह देंगे तो पीरियोडिक टेबल ये वाला रो और लंबी हो जाएगी, तो पीरियोडिक टेबल का फिगर बिगड़ जाए, शेप बिगड़ जाए, इसलिए इनको नहीं रखें। फिगर कॉन्शियस होना चाहिए वो चीज। दूसरे, अगर आप इनको यहां रख दोगे, सुनो मेरी बात, तो ऊपर वाली लाइन में जो एलिमेंट है उनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है। तो डी के नीचे एफ वाला यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन मैच नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे सेम चलना चाहिए। दूसरे इनको मेन बॉडी से लगता है। अब ये जो पहली वाली लाइन है सीरियम से लेकर लुटीशियम तक, ये लैंथेनम के बाद के एलिमेंट, इसलिए इनका नाम रख दिया लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड मींस एलिमेंट्स आफ्टर लेंथ। अब एक चीज सुनो, पेपर में क्वेश्चन आता है पहला लैंथेनॉइड कौन? सब बच्चे लैंथेनम लगा के आए, गलत। पहला लैंथेनॉइड सीरियम। लैंथेनम लैंथेनॉइड नहीं है, उसके बाद के एलिमेंट लैंथेनॉइड। तो पहला लैंथेनॉइड सीरियम है और आखिरी लैंथेनॉइड लुटीशियम। ऐसे यही गड़बड़ यहां पर भी है। जैसे एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 होता है तो यहाँ 90 होना चाहिए, रजोनियम का नहीं होता, 104 होता है। यहाँ फिर से 14 एलिमेंट की गोलमाल रिटर्न। यहां एलिमेंट है 90 वाला TH और यहां एलिमेंट है 103 वाला LR लॉरेंशियम। 90 थोरियम, TH मतलब थोरियम से लेके 103 लॉरेंशियम तक के एलिमेंट हमारे कहलाते हैं एक्टिनॉइड। तो पहला एक्टिनॉइड कौन हुआ भाई साहब? थोरियम, एक्टिनियम नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, 18 कॉलम है, 7 वर्टिकल पीरियड्स हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं। अच्छा, इनके कुछ नाम, अच्छा इसमें एक चीज हो रही है, इनके नाम दिए गए। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल, 13 का नाम नहीं है, 14 का नाम नहीं है, 15 को निकोजन, निको मतलब सफोकेटिंग गैसेस, कैल्कोजन ऑक्सीजन फैमिली, कैल्को मतलब ओर, मिनरल, ओर या मिनरल बनाने वाले एलिमेंट, जितने भी ओर है सब में ऑक्सीजन जरूर होती है, सल्फर। हेलोजन, हेलो यानी नमकीन, नमक बनाने वाले एलिमेंट, नोबल गैसेस या इनर्ट गैस नाम दिए गए। अच्छा, एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। क्या? रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अपने अपने ग्रुप की प्रॉपर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते। डी को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जानते हो। एफ को इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर से निकाल के बाहर। इन सारे एलिमेंट्स का ग्रुप थर्ड माना जाता है क्योंकि थर्ड ग्रुप के अंदर से निकला। तो इन सबका ग्रुप कौन सा होता है? थर्ड। कोई पूछे लैंथेनाइड कौन से ग्रुप में? थर्ड। सारे 14 के 14 एलिमेंट। एक्टिनाइड पूरे थर्ड, यानी 28 एलिमेंट पूरे थर्ड ग्रुप में माने जाते, यहीं पर प्रेजेंट माना जाता। ठीक है, ये जो लैंथेनॉइड है इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। लैंथेनॉइड है ना, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर यानी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में। अच्छा, एक दो चीजें और पता होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में जो लैड है इसका नंबर है 82 और बिस्मथ 83। इनके बाद के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव,
पोलोनियम रेडियोएक्टिव। जिसका भी एटॉमिक नंबर 82 83 से ज्यादा है वो सबके सब कैसे है, रेडियोएक्टिव। बाय डिफॉल्ट लेड लिया जाता है, तो मैं लेड ही पढ़ाता हूँ। लेड के बाद के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव। दूसरी बात, यहाँ एक यूरेनियम आया था 90 TH, उसके बाद 92 यूरेनियम होता है। यूरेनियम के बाद के जितने एलिमेंट हैं उनमें से कोई सा भी एलिमेंट 93 एटॉमिक नंबर वाला नेपच्यूनियम, 94 वाला प्लूटोनियम, या ये रदरफोर्डियम लिखा 104 वाला, इनमें से कोई सा भी एलिमेंट नेचर में नहीं मिलता, इनको लेबोरेटरी में बनाया। तो यूरेनियम के बाद के सारे एलिमेंट मैन मेड है, यानी सिंथेटिक है, यानी आर्टिफिशियल है। इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद। ऐसे नाम दिए गए, पूछ लेते हैं तो पता होना चाहिए, ठीक है। कॉपर सिल्वर गोल्ड को हम कहते हैं क्वाइनेज मेटल। प्लेटिनम पैलेडियम गोल्ड इरिडियम, इनको कहते हैं नोबल मेटल। नोबल मेटल, जैसे नोबल गैस है, ये नोबल मेटल है। वो भी रिएक्शन नहीं करते, ये भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। इस पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 5 एलिमेंट हैं जो लिक्विड है। सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी जानते हो आप लोग, मरकरी, गैलियम और ब्रोमीन। देयर आर ओनली 5 एलिमेंट्स व्हिच आर लिक्विड, और इन 5 में से बेटा 4 मेटल है। एकमात्र नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड इज ब्रोमीन, अदरवाइज नॉन मेटल या तो सॉलिड होती है, गैस। इस पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में पूरी मेटल है, डी ब्लॉक में पूरी मेटल, एफ ब्लॉक में भी सब मेटल है, पी ब्लॉक खिचड़ी ब्लॉक। इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी, सेमी मेटल। अच्छा, जैसे जैसे आप इधर चलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इधर सब मेटल मिलेंगे, इधर मिलेंगे आपको नॉन। अब इसमें याद होना चाहिए नॉन मेटल कौन कौन है। बोरॉन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नॉन मेटल है, नोबल गैसेस तो सारी नॉन मेटल है। इधर आएंगे तो फास्फोरस नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, इधर सेलेनियम, ब्रोमीन, इधर आयोडीन, इन पर टिक लगा हुआ नॉन मेटल। गिनती के 18 एलिमेंट नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल में बस, बाकी 100 या तो मेटल है या मेटल जैसे मेटलॉइड्स, मेटल जैसे मेटलॉइड्स, 100 के आस एलिमेंट। तो यानी पीरियोडिक टेबल में लगभग 80% एलिमेंट हमारी क्या है, मेटल्स ही। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात। हिस्ट्री चल रही है अभी, हिस्ट्री लगभग खत्म हो गई। अब एक बात और सीखनी है, जैसे मैंने कहा यहाँ जो एलिमेंट है उसको यूएमपी कहते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम। ऐसे जो रदरफोर्डियम लिखा है आरएफ, इसका आईयूपीएसी नेम होता है यूएमक्यू। तो ये आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है, बहुत अक्सर आता है पेपर में, कि पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की पोजीशन निकालने को आता है। पोजीशन निकालना मतलब वो किस ब्लॉक में, किस ग्रुप में है, किस पीरियड में, ये पता है। उसका नाम नहीं बताएंगे आप, सिर्फ एटॉमिक नंबर बता। तो हिस्ट्री खत्म हो गई, अब थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट या मतलब थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट अपन सीखना चाहते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और बतानी है, रह गया। ये जैसे 13 ग्रुप है, मैंगलीफ के टाइम में इसका नाम था 3A। 14 ग्रुप मतलब 4A, 5A, 6A, 7A, और इसको तो 0 कहते थे नोबल गैस। तो कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए, पुराने नाम और नए नाम है इसके। पीरियोडिक टेबल आप कभी भी खोल के देखोगे, कहीं पे भी दुनिया में, गूगल पे देखें, घर में चार्ट लगाओ, नोट्स में देखें, किताब में देखें, पुराने नंबर में लिखे रहते हैं, तुम कनेक्ट करना चाहिए। कई बार पुरानी नंबरिंग आ जाए। अब अगली चीज हम सीखना चाह रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं, एलिमेंट्स का। आईयूपीएसी वैसे बहुतों का होता है, नोमेनक्लेचर ऑफ
एलिमेंट्स। आईयूपीएसी एक संस्था है जो केमिस्ट्री के सारे नियम कायदे कानून बना। तो आईयूपीएसी नोमेंक्लेचर एलिमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ये लिखना पड़ेगा आपको। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अपन क्लासिफिकेशन नाम देते हैं एलिमेंट्स। सर कैसे? दुनिया में सिर्फ 10 डिजिट्स हैं, 10 नंबर हैं, उन्हीं से बाकी सारे नंबर बनते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी सारे दुनिया के नंबर इन्हीं से बनते हैं। तो इस आईयूपीएसी सिस्टम में क्या किया एलिमेंट्स के नाम के कि इनको कुछ ग्रीक लैंग्वेज के नंबर दिए गए। जैसे 0 को निल बोला गया, 1 को अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नोड। ऐसे होता है ना। आईयूपीएसी में और में सीखा होगा। रुको थोड़ा चेंज। इनने ये ध्यान रखा कि किन्हीं भी दो नामों के पहले लेटर सेम नहीं होने चाहिए। अब यहां देखो, यहां गड़बड़ हो गई, हेक्स और हेप्ट का लेटर सेम, तो इसलिए ना हेप्ट को हेप्ट नहीं बोला, यहां सेप्ट बोलो। अब नोन और निल का सेम होता है, निल को तो निल ही रहने दिया, इसको एन बोल। ग्रीक लैंग्वेज में नो को एन भी बोल, ऐसा भी, ठीक है। तो अब देखो सबके पहले लेटर्स अलग। अभी नाम देखिए। अब किसी एलिमेंट का आईयूपीएसी नेम लिखना है तो कैसे? तो जैसे एक एलिमेंट है, अगर हम रदरफोर्डियम की बात ही करें तो रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर 104। रदरफोर्डियम इसका साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया नाम। अब इसका प्रचलित नाम है रदरफोर्ड। अब इसका आईयूपीएसी नेम देना है तो क्या करना? आप देखिए इसके एटॉमिक नंबर में क्या क्या डिजिट है। मुझे 3 डिजिट दिख रहे हैं, 1 0 और 4। 1 को हम अन बोलते हैं, UN, प्लस 0 को हम निल बोलते हैं, प्लस 4 को हम क्वाड बोलते हैं, और लास्ट में ईएम या यम लगाना है। ईएम लगाना है, पर अगर पहले से आई आ रहा है, जैसे ट्राई में आई आता है, बाई में आई आता है लास्ट में, तो फिर यूएम, तो ईएम या यम लगाना होता है लास्ट में। तो अब इसका नाम हो गया अन निल क्वाडियम। इस एलिमेंट का नाम अनिल क्वाडियम। ध्यान रखें, एलिमेंट्स के नाम में सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होता है। अनिल क्वाडियम इसका नाम। अब इसका सिंबल, तो वो इनके लेटर्स के पहले मतलब इनके जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो उनको नाम देंगे, उनके पहले लेटर ले लें। अन का यू ले लीजिए, निल का एन, क्यू का क्वाड का क्यू। तो इस एलिमेंट का आईयूपीएसी नेम हो गया अनिल क्वाडियम, और इसका सिंबल हो गया UNQ। इस तरीके से आईयूपीएसी नेम दिए जाते हैं। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंबल दे देगा, एटॉमिक नंबर पूछ लेगा, इसी है। ये लिख लें, फिर एक मुझे करके भी बता। अब मान लीजिए एक एलिमेंट है, अभी डिस्कवर नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा, 119 एटॉमिक नंबर का। उसका नाम क्या रखोगे? 1 से अन, फिर से 1, फिर से अन, 9 का एन, लास्ट में ईएम लगाना है। इसका नाम हो जाएगा अन एनियम।
सिंबल UUE ऐसा कर लेंगे हम तो। चलो एक चीज और बताओ, एक एलिमेंट है उसका सिंबल है UUB, उसका एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा? अन का 1 और बाई का 2, 112 एटॉमिक नंबर इसका है। ये चीज आएगी भाई, कर लेंगे मेरे ख्याल से आसान। हो गया? चलिए अब एक और चीज जो मैं कह रहा था, एलिमेंट की पोजीशन पता कर, एटॉमिक नंबर्स, नाम नहीं पता है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीटी पीरियोडिक टेबल। ये कैसे? इसके दो तरीके होते हैं, एक तो प्रॉपर तरीका होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के पता करते, और एक होता है नोबल गैस की मदद से अंदाजा लगा। पहले तरीके अपन पे बात करते हैं, बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे कैसे? इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट EC, इसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एज पर ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। जो आपको ऑफ-बॉ रूल सिखाया था उसके हिसाब से आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पर उसी के हिसाब से तो लिखते हैं। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने आपको बताया था कुछ एलिमेंट एक्सेप्शन है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो उनको एक्सेप्शनल वाला मत, गलत वाली लिख दो उनका। मतलब ऐसे कॉपर का अपन 4s1 310 कर देते थे, नहीं 4s2 3d9, मतलब ऑफ ऑर्डर में लिखो, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जंप मत। ये कहने का मतलब है कि ऑफ ऑर्डर में लिखना, एक्सेप्शन नहीं बनाना उसको, भले होता है नेचुरली पर मत बनाना, ये नहीं तो गलती होगी। दूसरा, अब सबसे पहले आपका डिसाइड होगा ब्लॉक या पीरियड। तो पीरियड ऑफ एलिमेंट कौन सा होगा? इज हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, और यू कैन से हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में हम जो 1s2 2s2 लिखते थे, उसमें जो 1 और 2 लिख रहे हैं आप, ये ऑर्बिट नंबर होते थे, या इन्हीं को आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हो। तो जो हाईएस्ट वैल्यू दिखे इनमें से, वो उनका क्या होगा? पीरियड होगा। अभी अपन एग्जांपल भी करेंगे, फिर ब्लॉक डिसाइड करेंगे। ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इज द सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल कह लो, एक ही बात है, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, यानी कॉन्फ़िगरेशन आपका जिस नाम पे खत्म हुआ, एस पे खत्म हुआ तो एस ब्लॉक का है, पी पे खत्म हुआ तो पी ब्लॉक का है, डी पे खत्म हुआ तो डी ब्लॉक का है, और एफ पे खत्म हुआ तो एफ ब्लॉक का। ये सिंपल सी बात। तो ब्लॉक और पीरियड पता करना बहुत आसान, बहुत ही आसान। जैसे मैंने आपको एक एलिमेंट दिया,
उसका एटॉमिक नंबर है 33। तो आप इसका कन्फिगरेशन लिखिए पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद 3d नहीं आता, 4s आता है, 4s2 3d 10, मेरे ख्याल से 30 हो गए, 30 हो गए, 3d हो गया। अच्छा यहाँ 4s था, 4s के बाद अगला मेरे पास क्या है 4p 4p3, ये कन्फिगरेशन हो 33 हो रहे हैं। अब इसका पीरियड कैसे पता करें, तो आप देखिए जो 1 2 3 4 लिखा है ना, इनमें हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आगे, 4, यहाँ पे या यहाँ पे देखो कहीं भी लिखा, इसका मतलब नहीं कि वही होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है। तो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर देखिए, ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम वही पीरियड, यानी ये हमारा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट का कैसे, हाँ ग्रुप, कभी ग्रुप निकालना सीख ही नहीं कर। अब ब्लॉक कैसे पता करें, तो ब्लॉक तो बहुत आ रहा है बेटा, लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है कि पी आ रहा है कि डी आ रहा है कि एफ आ रहा है, पी आ रहा है ना, पी ब्लॉक। ये लिखा है। अब मैं ग्रुप निकालने का तरीका बताऊं। ग्रुप निकालने का तरीका सीखने के लिए पहले आपको ब्लॉक निकालना आना चाहिए, और ब्लॉक निकालना सिखा दिए, अब ग्रुप पे चौथा ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। ग्रुप के अलग अलग रूल है। रूल नंबर ए, ये अलग अलग रूल इन द सेंस कि अलग अलग ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए अलग अलग। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर is equal to the number of electrons in last s orbital। भाई सीधी सी बात है, अगर s ब्लॉक का एलिमेंट तो लास्ट में s लिखा मिलेगा, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन वही उसका ग्रुप नंबर। अब s में इलेक्ट्रॉन जाते कितने, मैक्सिमम दो या एक भी तो जा सकता है। तो अगर लास्ट में s में 1 लिखा दिख रहा है तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, लास्ट में s में 2 लिखा दिख रहा है तो वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट। सिंपल। इस पे ये रूल नहीं लग पाएगा क्यों, इस एग्जांपल अरे s का है नहीं बेटा, b ब्लॉक का है। अमेरिका वाला पे इंडिया के रूल थोड़ी लगते हैं, तो अमेरिका वाला पे क्या रूल लगेंगे, बी नंबर। फॉर p ब्लॉक एलिमेंट group number is equal to the number of electron in last p orbital plus 12। आखिर के p में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें 12 प्लस करना है। अब ये तो मेरा p ब्लॉक का था, इसके लास्ट में अगर मैं इसका ग्रुप पता करना चाहूं तो उसके लास्ट के p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, उसमें 12 प्लस करना है। 15th ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली यानी निकोजन का एलिमेंट है। ये आर्सेनिक है, नाइट्रोजन फास्फोरस उससे नीचे आर्सेनिक, एंटीमनी और नीचे होता है, ठीक है। अच्छा 15 ग्रुप को मैंडलिक के स्टाइल में 5th A कहते हैं, पुराना स्टाइल 5th A। एस और पी ब्लॉक के नाम में ए लगता है, डी ब्लॉक के नामों में बी लगता है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का रूल नंबर सी, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू
number of electrons in last d orbital, although second last orbital और इस ऑर्बिट का पर last d मतलब आखिर में जो लिखा है last d orbital plus 2। अरे d से पहले दो ग्रुप होते हैं ना, s और s के, इसलिए 2 प्लस किया है। p के पहले आप देखते हो 12 ग्रुप होते हैं तो 12 प्लस किया, और कुछ नहीं, प्लस। अब f ब्लॉक के लिए क्या करें? f ब्लॉक के लिए कुछ नहीं करें। फॉर f ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज 3। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड यानी f ब्लॉक एलिमेंट्स को थर्ड ग्रुप में माना, वहां निकालने नहीं आपको, f ब्लॉक एलिमेंट निकालो सीधे थर्ड। ये एक तरीका है। लेकिन कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा दे दिया 116, तो आपको क्या है फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिखने में टाइम लगेगा, तो वहां के लिए फिर वो नोबल गैस का सहारा लेना। और तो ये भी हो जाएंगे नोबल गैस से, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। ये लिख लें फिर वाला तरीका भी देखते हैं। लिख लिया। अब दूसरी मेथड, विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस। यानी हिट एंड ट्रायल वाली मेथड है। इसमें कुछ चीजें आप वैसे भी याद रख सकते हो, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। लेंथेनॉइड जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर था 58 से लेके 71। तो अगर आपको कोई एलिमेंट दिया है और उसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच का, तो आपने बोला कि साहब क्वेश्चन में आया कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 63 है, तो उसका ब्लॉक पीरियड ग्रुप बताओ। अब 63 मेरा इसी रेंज में पड़ेगा, तो 63 देखते आपके दिमाग में बल्ब जलना चाहिए, वो लेंथेनॉइड है। अगर वो लेंथेनॉइड है तो सीधी सी बात है उसका ब्लॉक डी होगा, उसका पीरियड 6 होगा। लेंथेनॉइड 6 पीरियड के होते हैं, एक्टिनॉइड 7। और ग्रुप में तो कुछ करने नहीं, थर्ड। ऐसे अगर आपके एक्टिनॉइड दी, सर एक्टिनॉइड कैसे हमें पहचान में आएगी? अरे भैया उनके एटॉमिक नंबर से। आपको एलिमेंट दिया और उसका एटॉमिक नंबर इस रेंज में 90 से लेके 103 के बीच में, तो ब्लॉक तो उसका डी चलेगा, है ना? वे नालायकों, दोनों का ब्लॉक एफ, मुंडी हिलाते रहते हैं। पीरियड उसका 7 है, ग्रुप उसका 3 है। मतलब इन दोनों के ब्लॉक और ग्रुप सेम होते हैं, सिर्फ पीरियड चेंज है। लेंथेनॉइड 6 में, एक्टिनॉइड 7। फिर एक और चीज है कि एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 तक के जो एलिमेंट, मतलब इसके बाद में एक्टिनॉइड के बाद 104 से 118 तक, तो इनमें इनका ग्रुप निकालने का बड़ा सिस्टम बहुत अच्छा सा है। इनका ग्रुप नंबर होता है एटॉमिक नंबर -100। जैसा बोल रहा था कि एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर 116 है, उसका ग्रुप बताओ। 16 100 माइनस कर देना भाई, 1 सेकंड में हो जाएगा। सर ग्रुप पता चल रहा है, ब्लॉक पीरियड कहां पता चल रहा है? तो पीरियड तो बेटा सब साथ में ही पीरियड में आएंगे, लास्ट पीरियड है इसमें। ब्लॉक की दिक्कत जाएगी, ब्लॉक की दिक्कत भी नहीं जाएगी अगर आपको ये चीज पता हो। सर क्या पता हो? ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक में होते हैं, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक मैंने डी ब्लॉक में बनाए थे, और ग्रुप 13 से लेके 18 तक मेरे पी ब्लॉक में।
ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब इसका ग्रुप आपने निकाला, पहले ग्रुप आपने पता चल दिया, मतलब ऐसे में 116 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ग्रुप नंबर क्या आ गया 16, 16वां ग्रुप आ गया। अब 16वां ग्रुप आ गया तो अपनी लिस्ट में देखो 16 किस बीच में आ रहा है, 13 से 18 के बीच में। 13 से 18 हमारा क्या होता है, पी ब्लॉक, उसका ब्लॉक कैसा हो गया, हैवी नंबर्स का आप इजीली कर सकते हैं और आसान है, कंफ्यूरेशन भी नहीं। हमने 100 से ज्यादा वाले बता दिए, लेंथ एलिमेंट बता दिए, बाकी एलिमेंट जैसे 33 वाले था वो कैसे करें, तो भी बता रहा हूँ, नोबल गैस का सहारा कैसे लेना। अच्छा, जो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पीरियड, उसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम, दूसरे वेरी शॉर्ट पीरियड है। सेकंड और थर्ड लाइन में 8-8 एलिमेंट, तो उन्हें शॉर्ट पीरियड है। फोर्थ और फिफ्थ में 18-18 है, तो उन्हें लॉन्ग पीरियड है। और सिक्स्थ और सेवन में 32-32 एलिमेंट, उन्हें वेरी लॉन्ग। अब देखिए नोबल गैस वाला मामला क्या, चौथा पॉइंट इसमें देखेंगे। हमें आपको कुछ नोबल गैस के एटॉमिक नंबर याद करने हैं। इसके हीलियम का 2 होता है, उसके नीचे नियॉन का 10, फिर आर्गन का 18, फिर क्रिप्टन का 36, ऐसे लिखूंगा, हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जीनॉन का 54, रेडॉन का 86 और UUO लास्ट नोबल गैस जो है 128। अब हीलियम फर्स्ट पीरियड में होता है, तो इससे पहले हमारा फर्स्ट पीरियड चल रहा है, इससे पहले हमारा सेकंड पीरियड चल रहा है, इससे पहले हमारा थर्ड पीरियड चल रहा है। अब इसका क्या मतलब है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 है, 20, तो वो 18 से ज्यादा और 36 से कम, मतलब थर्ड पीरियड के बाद का एलिमेंट, यानी कौन से पीरियड में आएगा, फोर्थ में, 20 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर 16 होता तो 18 से पहले वाला 10 से ज्यादा वाला, यानी थर्ड पीरियड का। फिर ऐसे फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, और सेवेंथ। अब इस ट्रिक में क्या करना है, आपको सबसे पहले पीरियड पता करना है, फिर ग्रुप, और इसमें ब्लॉक लास्ट में नहीं, उल्टा सिस्टम। कैसे, एग्जांपल वही ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 33। अब बताओ उसके नजदीक कौन सी नोबल गैस, क्रिप्टन, यानी 36 है, 33 है, ये 36 क्रिप्टन के पहले हो, समझ गए। अच्छा, नोबल गैसेस का ग्रुप कौन सा होता है, 18th ग्रुप। तो आप उल्टी गिनती करो, रिवर्स नंबर, नर्सरी क्लास में सिखाए जाते हैं, है ना। तो 36 क्रिप्टन 18th ग्रुप में है, 18th ग्रुप में। तो 35 वाला एलिमेंट कौन से में होगा, 17th ग्रुप, एक पीछे आ गया। 34 वाला 16th ग्रुप में, और फिर 33 वाला 15th ग्रुप में होगा। लो सारे ग्रुप नंबर आए, हमारे एलिमेंट का ग्रुप है 50। सर पीरियड, तो पीरियड अपन देख लो भाई, अभी समझाया क्रिप्टन वाली लाइन में, क्रिप्टन वाली लाइन में कौन सा होता है पीरियड, फोर्थ। तो ये फोर्थ पीरियड हो गया, ग्रुप हमारा 15। अब ब्लॉक सबसे लास्ट में निकलेगा, वो इससे निकलेगा जो भी लिखवाया मैंने कि कहां से कहां तक ग्रुप कौन से ब्लॉक में होते हैं। तो 13 से 18 तक मेरे ख्याल से पी ब्लॉक, ये कौन सा है 15, 13 से 18 के बीच में तो ब्लॉक कौन सा हो गया।
ऐसे आप बिना इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट लिखे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, ब्लॉक में है या क्लियर। तो इस चैप्टर का पहला हिस्सा खत्म हो गया। अब दूसरा हिस्सा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसको अपन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। उसका यूज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का यूज खासकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज पड़ता है। इनऑर्गेनिक में भी काम आती है, फिजिकल में भी काम आती है, उसको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ना तो सारे है पर उसको खासतौर से पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।